वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 2। दोस्तों पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आखिरकार वेयर डज इट अराइव, है ना। और साथ ही साथ हमने सीखा था कि इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेविटेशन फोर्स की, कि अगर इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो क्या होता, अगर हो रहा है साथ में मतलब हमारे साथ हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स है तो हमें हमको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं उसके। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने पार्ट नंबर 1 में देख ली थी। तो जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक पार्ट नंबर 1 को विजिट नहीं किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 1 को देखिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ पार्ट नंबर 2 को भी पढ़िए, क्योंकि आज पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया था कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, आखिरकार ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आपको कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, when the one object attract the another object by the pull force is known as the gravitational force. The objects may have a different mass and they have a certain distance between them. है ना, यहां तक कहानी बता दी थी मैंने। आज वहीं से हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। देखिए ध्यान से, लेट अस सपोज, मैं यहां पे 2 मार्क कर रहा हूं। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है, हम अज्यूम करते हैं ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है, इसका मास क्या है, m1 है, और इसका मास क्या है, m2 है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, लेट मास ऑफ ए is m1, b is m2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b is स्मॉल r। ठीक है, इतना हमने अज्यूम किया बाय व्यूइंग द फिगर को देख के हमने इतना इसको अज्यूम कर लिया कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक हमारा a है, एक हमारा b है, दोनों का मास डिफर है। ठीक है, एक है m1 और एक क्या है, m2 है, दोनों का मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई। नाउ अब यहां से आपका स्टार्ट होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन a एंड b क्या है, F है। ठीक है, क्या है, से F। यहां तक समझ में आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या है, F है। नाउ यहां से बात आगे बढ़ती है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक आप नोट डाउन कर लिए, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है इसमें, सीक्वेंस नोट करते रहिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स का बीच का जो मास है ना, उनके प्रोडक्ट्स का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब इन मल्टीप्लाई की वैल्यू को अगर मैंने बढ़ाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अगर मैंने घटाया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो जो F है उसकी बात हो रही है। ठीक है, दूसरा जो F है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। व्हाट इज R, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, ये R है। तो F इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
कि मान लो अगर हमारा r 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इस 4 का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा है? अब इसको मैंने मान लिया 2, ठीक है, ये चीज समझ में आया? ध्यान से समझिए इसको, समझ में आया? ये इनवर्सली का रिलेशन हुआ, ये डायरेक्टली का रिलेशन हुआ, दो रिलेशन है इसमें, ठीक है। अब इन चीज को नोट डाउन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, देखिए अगर मेरा जो f है वो m1 और m2 है और f जो है वो 1/r स्क्वायर है, इसको मान लिया 1, इसको माना था 2, इन दोनों को अब कंबाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। कंबाइन करने के बाद क्या होगा कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन ये क्या हो गया r का स्क्वायर हो गया, ठीक है, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर हो गया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज g? g इज प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और f क्या था हमारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये m1 m2 पता है, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स है ना, तो ये मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स है, r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, और दूसरा m1 और m2 के प्रोडक्ट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला बन के दिखाई दे रहा है, क्या कि f इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज g? g इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आप जान गए। अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये नोट डाउन हो गया ना। अब देखिए अगर मुझे बोला गया है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब मुझे अगर बोला है कि f एंड कैपिटल G का रिलेशन, f और कैपिटल G का रिलेशन, तो अभी आपने देखा ना कि जो f है वो क्या है? g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर है। तो ये f और g है ना, अगर मेरे को g कैलकुलेट करना हो तो हाउ कैन आई कैलकुलेट द g? g इज कैलकुलेटेड बाय दिस वे, g इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे और ये दोनों चीज नीचे आ जाएगा, तो m1 m2, ठीक, ये देखिए। और आप जानते हो कि जो f होता है वो क्या है? फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ग्रेविटेशन फोर्स है ना, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसकी यूनिट तो हो गई, देखिए मैं यहां से इसको ऐसे कर रहा हूं, इसकी यूनिट हो गई हमारी न्यूटन, कैपिटल N, और इसकी यूनिट क्या होगी? आइए हम डिराइव करते हैं, F दैट इज न्यूटन, R दैट इज मीटर, डिस्टेंस किसमें होगा? मीटर में होगा ना, और मीटर का स्क्वायर कर दिया है तो मीटर का स्क्वायर, और ये केजी, ये केजी, तो केजी 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 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2, ये इसकी हो गई SI यूनिट, किसकी? कैपिटल G की। ये किसकी है? ये कैपिटल G की है, और ये किसकी है? न्यूटन, केवल और केवल न्यूटन। अगर इसको भी आप डिराइव करना चाहते हैं तो ये कांस्टेंट है, ये क्या होगी? केजी केजी और पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर, है ना, तो यहां से इसका भी जाएगा, लेकिन आप फोर्स को डायरेक्टली आप न्यूटन भी अज्यूम करके लिख सकते हो, ठीक है। ये तक चीज समझ में आ रही है? तो अगर आपको रिलेशन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, तो आप आराम से बता सकते हो कि F इज नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू फोर्सेस, टू ऑब्जेक्ट हैविंग अ डिफरेंट मास एंड हैविंग सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, वो आप F बता दोगे। व्हाट इज G? G इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। F का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, और G का फॉर्मूला क्या है? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। 2 पॉइंट। तीसरा, इसकी F की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर का इनवर्ट, मतलब -2,
ठीक है, ये दोनों का ये हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट का टारगेट था हमारा व्हाट इज फ्री फॉल। ठीक है, देखिए फ्री फॉल, जब भी कभी whenever any objects are lying on a certain ground, अगर मैंने इस ग्राउंड पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है तो क्या आपने न्यूटन्स के सेकंड नहीं फर्स्ट लॉ से आपने पढ़ा है ना कि any objects lying on the ground it doesn't move, or if an object is moving it doesn't stop until or unless any third force is acting on that body। कहा है ना कि जब तक कोई दूसरी बल या तीसरी बल उसके ऊपर प्रयोग न की जाए तब तक कोई भी पदार्थ अपनी जगह से नहीं हिलता। अगर वो रेस्ट पे है तो इट वॉज रिमेन एट द रेस्ट, if it is in the motion it will remain in the motion with the same velocity until or unless any other force acting on it। ये तो पढ़ लिया था। तो यहां पे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा है ना तो ये अंटिल मूव नहीं करता तब तक जब तक कि कोई इस पर फोर्स एक्ट ना हो। ये तो बात समझ में जब रेस्ट पे है। और यही ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और ये ऊपर है तो ये क्या होगा? ये नीचे गिरेगा ना। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ गिरता है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, उसका मास कितना भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सर्टेन रेट के हिसाब से, सर्टेन एक एक्सेलरेशन के हिसाब से वो नीचे गिरेगा। और दैट कंडीशन इज नोन एज अ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? अ कंडीशन in which an object irrespective of mass fall from a certain height towards a ground under gravitational force F। समझ में आया? दिस इज अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। तो यहां पे आज आपका टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे आपको कि इफ अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल व्हाट इज द चेंजेस इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे ना, उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर हमारा फ्री फॉल कंडीशन हमारा आ रहा है तो। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को आप रिवाइज करिए। इस जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया है ये फॉर्मूला का और साथ साथ आपको रिलेशन बताया है उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, रिटर्न की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, एक लाइक देके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।